तो अब तक तमाम कलाकारों के लिए, मेहमानों के लिए खूब हमने तालियां बजवाई हैं। तो अब चूंकि मैं भी बैठ गया हूं और अपने मेहमानों के साथ पहली बार अभी होस्ट करने जा रहा हूं, तो जोरदार तालियां तो बिना कहे हो जानी चाहिए दोस्तों। आप सभी का मैं परिचय करवा दूं, क्योंकि ये क्रिएटर्स मंच है और इस वक्त हमारे मंच पर मौजूद हैं। हम शुरू करेंगे दिव्य प्रकाश दुबे के साथ। लेखक, स्टोरी टेलर हैं दिव्य जी, हमारे 1, 2, 3 तीसरे नंबर पर बैठे हैं। सत्यवास जी हमारे साथ बैठे हैं, सबसे चौथे नंबर पर बैठे हैं, नंबर 1 है वैसे। कथाकार एवं पटकथा लेखक हैं, स्वागत है सर आपका। अर्मिता दत्ता जी हमारे ठीक बगल में बैठी हुई हैं, फिल्म निर्देशक हैं, गीतकार हैं और पटकथा लेखक हैं। आपका बहुत स्वागत है अर्मिता जी। और नीरज सिंह जी, जो दाढ़ी मूंछ में जो कटप्पा, वापस आऊंगा अभी, बहुत बातें करनी है और कुछ एंटरटेनिंग बातें भी करनी है। नीरज सिंह जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। ये किसी परिचय के मोहताज लोग नहीं है, बहुत फिल्में लिख दी हैं, बहुत एडवर्टीजमेंट, केबीसी से लेकर क्या कुछ लिख दिया है, सबके बारे में एक एक करके हम बताएंगे। दिव्य प्रकाश दुबे जी सहज संवेदनाएं, सत्यव्यास का ठेठ कथा स्वाद, अर्मिता दत्त की सिनेमाई कल्पनाएं और नीरज सिंह की जमीन से जुड़ी जुबान। ये खासियत है इन लोगों की और ये सब मिलकर बना रहे हैं आज की नई कहानी की परिभाषा। हम सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने कहा, कुछ बहुत मजा आने वाला है। धीरे धीरे पर्दे खोलते हैं, थोड़ी कड़वाई के साथ, थोड़ी सच्चाई के साथ और फिर थोड़ी अंगड़ाई के साथ, क्योंकि फिल्मी बातें फिल्मी अंदाज में ही होनी चाहिए। पहला सवाल सीधा हम पूछ लेते हैं। अर्मिता जी, चूंकि आप बगल में बैठी हैं तो सबसे हम पहले आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। लेडीज फर्स्ट मैम। संवाद कैसे लिखे जाते हैं? स्क्रिप्ट के साथ चलते हैं या फिर अलग से बनते हैं? आप क्या सोचते हैं? संवाद कैसे लिखे जाते हैं? कहानी के साथ चलते हैं, डायलॉग या किरदार, क्या सबसे पहले ध्यान में आता है? एक्चुअली ये काफ़ी एक अननेचुरल सा है कि हमारे देश में संवाद कोई और लिखता है, स्क्रीन प्ले कोई और लिखता है। ये हमने इनहेरिट किया क्योंकि जब फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई थी तो बहुत राइटर, फिल्म इंडस्ट्री बंगाल में थी और बहुत जो राइटर्स थे हमारे पास आए वो बंगाली थे, वो इंग्लिश में लिखते थे और हमें उर्दू, हिंदुस्तानी या हिंदी में डायलॉग्स चाहिए होते थे। तो एक ये करियर अपॉर्चुनिटी हम सब के लिए खुल गई कि हम सिर्फ डायलॉग लिखेंगे, पर पहले कहानी आती है, फिर स्क्रीन प्ले आता है, फिर डायलॉग आता है। पर जब हम खुद से स्क्रीन प्ले लिखते हैं, लाइक व्हेन आई राइट स्क्रीन प्लेज फॉर माई सेल्फ, मेरा डायलॉग स्क्रीन प्ले के साथ आता है क्योंकि मेरे जो कैरेक्टर्स हैं उनकी एक लैंग्वेज है, वो बात कर रहे होते हैं, दैट्स पार्ट ऑफ द स्टोरी, तो नेचुरली वो साथ साथ लिखा जाता है। बट येस, इट एग्जिस्ट लाइक दिस इन आवर इंडस्ट्री। घड़ी की टिक टिक जो है अभी से शुरू हो चुकी है। हमारे पास है 17 मिनट 30 सेकंड और मैं चाहता हूं इस 17 मिनट 30 सेकंड में धुआंधार बातें हो जाएं और जल्दी जल्दी और छोटी छोटी और अच्छी अच्छी, जो कि कम से कम कट टू कट हेडलाइंस मिले। अच्छा, पहले लिखा जाता था, दिव्य जी, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। अब सीधा लिखते हैं आप लोग, कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। कहां से कहां पहुंच रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं तो लिरिक्स राइटर नहीं हूँ मेरे अंदर एक मरा हुआ कवि ज़रूर है जो कहानी लिखने लगा बाद में। लेकिन एक चीज़ हम लोग को ओवरऑल, जैसे जो भी क्रिएटर है, हमेशा ना जैसे कान खुला रहना चाहिए। जैसे मैं सेल्स के दिनों मैंने तो सिम बेचे हैं ना, गली गली जो मुझे क्वेश्चंस दिए गए थे मैंने पलट दिए हैं। नहीं, बढ़िया ही है। अनप्रिपेयर्ड ही, मैं तो हाई स्कूल का एग्ज़ाम भी जैसे गया था वैसे ही हर जगह जाता हूँ, अनप्रिपेयर्ड तो जैसे मैं जब सेल्स के दिनों में था तो हम लोग अपने बॉस को बहुत, हर कोई, किसी का भी बॉस बुरा ही होता है और हर कोई आदमी को गाली देता है। तो हमेशा हम लोग चाय की दुकान में जब खड़े होते थे तो बोलते थे, ये नहीं बोलते थे बहुत ये खराब आदमी है, हम बोलते थे यार बॉस ने आज ना दिमाग का दही कर दिया, शाम को दारू पी के दिमाग की बैटरी रिचार्ज करनी पड़ेगी, है ना। तो अब ये दिमाग की बैटरी रिचार्ज करना ना, ये हम कमरे में बैठ के नहीं जान सकते थे। उसके लिए बोलते ही बहुत लोग मुस्कुरा पड़े। ये तो स्टेट भी करेक्ट है मेरे ख्याल में, यहाँ सस्ता ही। थोड़ी तालियां होती रहे यार, थोड़ा सुनते रहो, थोड़ा एंजॉय करो। तो मुझे लगता है वो हर समय की एक सच्चाई होती है। उस समय की सच्चाई अलग थी और इस समय की जैसे भी वो कैप्चर किया, और कई बार फिल्म में कई बार वो सीन की डिमांड क्या है उस पर, तो उस बेसिस पे बनता है मामला। लेकिन जैसे उस समय की अगर सच्चाई वो थी तो अभी कुंडी मत खड़काओ अभी आज की सच्चाई होगी। क्योंकि अब जैसे पहले हमारे टाइम में तो 6-6 महीना लग जाता था छत पे एक दूसरे को देख के, फिर हम जैसे मेरा तो बड़ा लिमिटेड अनुभव है चिट्ठी लिखने की, आखिरी जनरेशन हूँ शायद मैं। तो हमारे यहाँ मेरे को कोई एक थी महिला, वो चिट्ठी लिखा करती थी जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। तो वो चिट्ठी आती थी तो मम्मी ने चिट्ठी जब खोली और डाकिया गलती से मम्मी को दे गया जब चिट्ठी,
तो उस पूरी चिट्ठी में एक ही चीज वो समझ पाई जिसमें लिखा था डियरेस्ट दिव्या। उनको डियर का मतलब पता था बस। और वो जब मैं सो के उठा, कोचिंग से आया था थका था, तो वो रो रही थी मेरे सर पे बैठ के जैसे कोई मर वर गया है। तो मैंने कहा क्या बात हो गई, क्या? कहते बेटा अब तुम्हें को बहुत कुछ करना है, सब अभी से तुम डियर करने लगे हो तो ये कैसे चलेगा? तो लेकिन अब वो आज की डेट में डियर तो लोग बातचीत में ऐसे बोल देते हैं। डियर बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, डियरेस्ट तो बहुत ही बड़ी बात हो गई थी। इनकी एक बहुत बेहतरीन किताब है जो बहुत चर्चा में रही है और नाम भी बहुत गजब का है, यार पापा। बिल्कुल रियल, और ये बहुत हिट है, सुपर डुपर हिट। और दिव्या जी के बारे में बता दूं, आप लोगों ने मूवी देखी होगी PS1, PS2, उसके ये राइटर हैं जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन है। और एक और इनकी धमाकेदार फिल्म अभी 100 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है, आई थिंक, साउथ की फिल्म है कुबेर। साउथ में ही आप क्यों, क्या सुपर हिट फिल्म की गारंटी? देखिए मैं बहुत उसका हेडलाइन के हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको फटाफट। जैसे मैं हिंदी फिल्म में थोड़ा बहुत जो लिमिटेड मेरा अनुभव रहा है अभी, और मैं उसके लिए सही, अन्विता जी बैठे हैं यहाँ पे, उनका इतना अनुभव रहा है कि मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ बोलने के लिए, और नीरज हैं, सत्य हैं। लेकिन मैंने एक बहुत बेसिक फर्क साउथ में और नॉर्थ की, या जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है उसमें मैंने देखा अपने केस में, हो सकता है बाकी लोगों के साथ सच हो, कि जैसे मैंने मणिरत्नम सर के साथ जब काम किया और वर्सेस अभी शेखर कमुला सर के साथ, धनुष और रश्मिका मैम, नागार्जुन सर हैं उस फिल्म में, दोनों ही केस में मेरा कॉन्ट्रैक्ट बाद में साइन हुआ, मुझे साइनिंग अमाउंट पहले आ गया। क्या बात है ना? और जैसे जब मैं जाता था मद्रास टॉकीज, जब जिस दौरान मैं 2-2.5 साल चेन्नई आता जाता रहा, तो जो ऑफिस बॉय भी था उसको पता था ये राइटर है ना, तो मेरे को सर बोलता था वो, है ना? तो वो एक बेसिक फर्क है। आप मुंबई के प्रोडक्शन हाउस में, और मैं तो चैनल में भी रहा, तो मैं चैनल में मैंने एज अ कंटेंट एडिटर राइटर्स और प्रोड्यूसर को बैठ के सुन के मैं तो सेलेक्ट रिजेक्ट करता था, वर्सेस हमारे, और वहाँ पे एक बहुत बेसिक कल्चरल फर्क है ना? जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुबेर जो फिल्म अभी 20 तारीख को रिलीज हुई है और अभी बहुत अच्छा कर रही है तेलुगु में, तो उसमें धनुष जो है, धनुष का जो कैरेक्टर है, देवा नाम है उसका, और वो भिखारी है। आप ये बताइए हिंदी फिल्म में किसी एक्टर को, कौन सा ऐसा एक्टर इसके पास आप स्क्रिप्ट लेके जाएं और बोलें कि आप इसमें भिखारी हो और कोई एक्सेप्ट कर लेगा? बहुत डिफिकल्ट है ना, भिखारी है वो। ठीक है, तो अब ये इसलिए वो लोग बोलते हैं ना रूटेड गानी, तो वो लोग शायद इसलिए बेहतर कर पा रहे हैं हम लोग से थोड़ा सा। आप नीरज सिंह जी, हिट संवादों की रचना शैली जो होती है वो कैसे तय होती है? जैसे मोगैम्बो खुश हुआ या तुमसे ना हो पाएगा, ऐसा टाइप, क्या सोचते हैं आप लोग, कैसे लिखते हैं? और एक और साथ आपसे मैं सवाल पूछ दूंगा, नील बटे सन्नाटा आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, उसके राइटर हैं नीरज सिंह जी। जोरदार तालियां। पहचान कहाँ से मिली नीरज जी? पहली बात तो डायलॉग लिखने का कोई फॉर्मूला नहीं है। अच्छा। फार्मूला जो है वो साइंस में होता है। साइंस में 2+2 4 ही होता है। 2 हाइड्रोजन मिलके एक ऑक्सीजन के साथ पानी ही बनता है। पर आर्ट में 2+2 5 भी हो सकता है। और इसीलिए ये जो डायलॉग्स हैं, इसमें ये जो अंदाज़े बयां है वो बहुत अच्छा है। और डायलॉग्स मुझे लगता है ज़्यादातर जो है वो अंदाज़े बयां की ही बात होती है। जैसे आप बहुत सारे लोगों ने गालिब को सुना होगा, जो उनका एक शेर है कि यूँ तो हैं दुनिया में सुखनवर और भी बहुत अच्छे, पर कहते हैं गालिब का अंदाज़े बयां है और। तो वो जो और है, वही वो जो एक्स फैक्टर है ना, वही किसी एक डायलॉग को इतना मशहूर बनाता है। ये तो जावेद साहब का डायलॉग है, मोगैम्बो खुश हुआ। जावेद साहब से ध्यान है, अभी जावेद साहब आने वाले हैं थोड़ी देर बाद। तो वो एक्स फैक्टर वहाँ पे है उसमें, और वो डायलॉग्स इतने सरल हैं कि आपके ज़बान पे चढ़ जाते हैं, और इतने वर्सेटाइल हैं कि किसी भी सिचुएशन में फिट हो जाते हैं। तो जो एक्सेप्टेबिलिटी है डायलॉग्स की, वो इसलिए भी ज़्यादा है कि वो आपके रियल लाइफ में कितने अच्छे से फिट बैठते हैं। मुगल आज़म के डायलॉग्स कोई नहीं मारता है, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गई या फिर इस तरह की जो फिल्में हैं, उनके डायलॉग ज़्यादा मशहूर होते हैं। वैसे क्या आपको किसी ने बोला है कि जावेद साहब से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आपकी मिलती भी है? मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगी। एक्चुअली देखा जाए तो एक लाइन है जो सबको पता है, मेरे पास माँ है। हाँ, okay? या कितने आदमी थे। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन। मेरे पास माँ है, मतलब तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है यार, मतलब इट्स एज सिंपल एज दैट। या वो डाकू से पूछता है अच्छा कितने आदमी थे। इट्स अ वेरी, और इट इज़ कि कौन सा कैरेक्टर, डायलॉग इज़ कि कैरेक्टर सोचता महसूस क्या करता है, द एंटायर सार ऑफ द कैरेक्टर, वो सब डायलॉग में होता है। बिल्कुल। तो आप जिस कॉन्टेक्स्ट में जो कैरेक्टर कुछ बोलता है उसको मीनिंग और वजन और सिग्निफिकेंस, एंड देन इट लास्ट फॉर एवर एंड एवर। आई थिंक इट्स दैट। सत्यवास जी, OTT की बात करना बहुत ज़रूरी है।
ओटीटी ने कैसे बदल दिया बॉलीवुड को, साउथ की फिल्मों को, दर्शकों को, स्क्रिप्ट राइटर्स को, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को कितना प्रभाव छोड़ा ओटीटी ने? क्योंकि हम ये सेशन संवाद पे कर रहे हैं तो ओटीटी के संवाद को लेके ही ये बात मैं कहना चाहूँगा कि किस तरह से बदलाव आया और क्या हुआ। आप देखें जब फिल्में बना करती थी तो कुछ फॉर्मूला डायलॉग्स हुआ करते थे। जैसे अगर हम दरबारी ले रहे हैं तो वहाँ पे एक डायलॉग आएगा जिसे कमाल साहब ने लिखा पहली दफ़ा, बा अदब बा मुलाहिज़ा होशियार। ठीक है, किसी भी दरबार में ये बातें नहीं कही जाती थी, इस तरह से नहीं कही जाती थी, लेकिन क्योंकि उन्हें लोगों को समझाना था कि क्या हो रहा है, बा अदब विद ड्यू रिस्पेक्ट, बा मुलाहिज़ा विद ड्यू अटेंशन, कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी आने वाला है। ठीक है, लोगों को समझ में आ गई बात क्या है। सिमिलरली आप आएँ उस फिल्मों से मैं ओटीटी पे आता हूँ। जब पहली दफ़ा अख्तरुल इमान साहब को लिखना हो ये बात कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, ठीक है, तो जब वो पहली दफ़ा ये बात लिख रहे हैं तो वो इस तरह से लिख रहे हैं जहाँ एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को ये बात बता रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम भी जिम्मेदार हो। ठीक है ना, तो वो इस तरह से बोलते हैं। सिमिलरली इसी बात को अगर हम घर पे लेके आते हैं और घर पे अगर सास को अपने पति को बताना है तो वो ये नहीं कहेगी डायलॉग में कि बहू तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ठीक है ना, वो ये कहेगी बहू के पाँव भारी हैं। इस तरह से हमारे डायलॉग्स होते आए जो कि फॉर्मेटेड डायलॉग्स थे, जो कि फॉर्मूला डायलॉग्स थे, चलते आए बहुत आगे, बहुत समय तक चलते आए। लेकिन जो आपने बताया ओटीटी जब आई चीज़ें, ओटीटी का मतलब ओटीटी की शुरुआत जो ले लें आप, और ओटीटी का हमारे भीतर जो वो रहा वो इसी बात से रहा कि हमने डायलॉग्स वो किए जो हम बोलते हैं। बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। दिव्य जी सबको रोटेट करते जी हैं। जी प्लीज। 3 घंटे की फिल्म जो है वो 25 मिनट के एपिसोड पर वो सिमटती जा रही है, राइट है ना? इन्हीं में से आप पूछ लीजिए कि कब ये लास्ट टाइम फिल्म देखने गए थे, लेकिन अभी पूछ लीजिए कि आपने अभी लेटेस्ट सीरीज कौन सी देखी थी। बहुत सारे लोग तुरंत बता देंगे कल रात को ही खत्म की है या अभी देख रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, चाहे पंचायत हो, चाहे फिर वो आप मिर्जापुर कह लीजिए, महारानी कह लीजिए। क्या ऐसा लगता है कि रियलिस्टिक सब कुछ पब्लिक जो है वो देखना चाहती है आपके बीच में से ही? दिव्य जी देखिए, मैंने जब चैनल में काम किया, मैं आपको बताता हूँ, तो तब मैंने 2020 के अराउंड तक चैनल में जब रहा, तो एक चीज़ देखिए क्या हुआ है ना कि स्टोरी टेलिंग में जैसे हम लोग जब जाते थे तो हमारे यहाँ जो हीरो हैं, जैसे एक समय पे आप याद करिए 70s 80s में एक वर्सोवा बीच पे एक माल उतर रहा होता था और एक आदमी सफ़ेद कपड़े में खड़ा रहता था और वो पाइप लगाए रहता था मुंह में। हम समझ जाते थे ये विलेन है ना, हमें कुछ एक्सपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ यही आदमी है, यही है, इसी को मार पड़ेगी, लास्ट में पूरी पिक्चर में मारेगा, लास्ट में 5 मिनट में हीरो इसको गिरा लेगा, है ना। अभी जैसे जब समय बदला तो अब हीरो के अंदर ही विलेन है, विलेन के अंदर ही हीरो है। हम लोगों ने उसको होलिस्टिक 360 डिग्री देखना शुरू किया। एक आदमी, जैसे हमारे एक अंकल थे, मेरे तो पिताजी सरकारी नौकरी में थे, एक बहुत अच्छे जज साहब थे, अब मैं नाम नहीं लूंगा, बाद में इंक्वायरी हो जाएगी उन पे। तो वो बहुत अच्छे थे, उनके घर में वो पैसे को हाथ नहीं लगाते थे रिश्वत के, उनकी बीवी ले लेती थी, उनका बेटा ले लेता था, वो पैसा नहीं लेते थे। अब ये बात हम उस समय में, अब लेकिन जज साहब आदमी अच्छे थे, मतलब अपना अच्छे पिता थे, अच्छे वो थे। अब हम आज के डेट में जब ओटीटी में 8 घंटे हमें मिले, 9 घंटे मिले, तो खुल गई एक दुनिया और लगा कि अरे यार हम इस कैरेक्टर को पूरी तरीके से जान सकते हैं। वरना हमारा अगर हीरो आप देखो तो मतलब वो कर क्या रहा था मतलब ऐसा नहीं कि सारी फिल्में ऐसी थी, लेकिन उसके 2-4 मार्कर थे कि वो एक अच्छा इंसान हो, फिर वो अच्छे से डूब के प्यार करे, फिर 2-4 अच्छे से गाने गाए। बल्कि एक राही साहब, मैं बड़ा फैन हूं उनका एक बड़ा छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक बार दिलीप साहब ने, राही मासूम रजा की एक किताब है सिनेमा और संस्कृति, उसमें एक किस्सा है, तो उन्होंने, दिलीप साहब ने बोला राही साहब हम, और राही साहब वो आदमी, इन्होंने महाभारत के डायलॉग और 176 फिल्में कल साथ मेरे को बता रहे थे, लिखी, मिली लिखी, तमाम गोलमाल लिखा। तो उनसे, उन्होंने, दिलीप साहब ने बड़ा फिलोसफिकल होकर पूछा उनसे कि राही साहब हम लोग वैसी फिल्में क्यों नहीं बनाते जैसी वेस्ट में बनाते हैं। तो राही साहब ने उनसे कहा कि सर जहाँ पे आपको हर 10 मिनट में एक गाना चाहिए, एक फाइट सीक्वेंस चाहिए, फिर इतना सब जब पहले से इतना फिक्स है तो वहाँ पे स्कोप कहाँ है अच्छी फिल्म का, सब ऐसे ही निकल जाता है ना। तो ओटीटी ने हमारे लिए दुनिया खोल दिया, आई थिंक वो और एक फास्ट कर दिया। और नहीं, फास्ट के अलावा क्या है ना, 8 घंटे दे दिया आपको ना। 8 घंटे अगर आप किसी दुनिया में घुसेंगे तो आप जब बाहर निकलेंगे तो भले मैं मिर्जापुर देख के
अब ये जान जाता हूँ कि बंदूक का धंधा अगर चलता होगा तो मोटा मोटा कैसे ठीक चलता है, होगा। बहुतों को मौका भी दे रहा है ओटीटी और एक नए राइटर्स या युवाओं को बहुत मौका भी दे रहा है। तो अब थोड़ा फास्ट और पेस से मुझे ध्यान आया, एआई का ज़माना है, कहीं अब आगे चल के एआई तो राइटिंग नहीं करेगा, स्क्रिप्ट कहीं राइटिंग एआई से तो नहीं, नीरज जी? देखिए एआई जो है नाम ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, तो अगर कुछ बना भी लेगा लिख भी लेगा तो आर्टिफिशियल ही होगा। और भावनाएं नहीं होंगी। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग जो है वो बड़ी इमोशनल चीज़ है, बड़ी फील करने की चीज़ है। और एक चीज़ जो है वो एआई जो नहीं कर सकता वो है कि वो फील नहीं कर सकता। जैसा आप जानते हैं कि वो फील नहीं कर सकता, उसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो डेटा है, उसके पास हार्ट एंड सोल नहीं होता जो टूटेगा, लोग उस पर कुछ करेंगे, कुछ अच्छा लगेगा, कुछ बुरा लगेगा। तो मुझे लगता है कि जो हार्ट जो है अभी भी साइंस के लिए एक ब्लड पंपिंग ऑर्गन ही है, और सोल को तो अभी तक रिकॉग्निशन भी नहीं मिली है, शायद आप कॉन्शियसनेस करके बोल रहे हैं उसको। तो मुझे लगता है कि वी हैव एन एज ओवर देम अभी के लिए। तो फिलहाल पता नहीं आगे क्या बना डालें वो लोग। ठीक है, अनिता जी, आप चूंकि एक फिल्म निर्देशक भी हैं, तो निर्देशन के लिए जो हमारे युवा हैं, आना चाहते हैं, फिल्म में आना चाहते हैं, अपनी एंट्री करना चाहते हैं, कितनी चुनौती है या फिर क्या करें वो, उनके लिए क्या टिप्स हैं? चुनौती तो सबके लिए सेम ही है। बेसिकली आई थिंक सबसे पहले तो उनको किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कहानियाँ बतानी हैं, आपको ये समझ आना चाहिए कि कहानियाँ होती क्या हैं एंड हाउ डू दे वर्क। जितना आप पढ़ेंगे उतने आप अच्छे लेखक बनेंगे, उतने आप अच्छे स्टोरी टेलर बनेंगे। एक बहुत फेमस कहानी है कि किसी ने आइंस्टाइन से एक बारी पूछा था कि हम अपने बच्चों को, आपके बिकॉज वो तो जीनियस थे ना, इतने लेवल के जीनियस थे, तो उनसे पूछा गया कि हम अपने बच्चों को आप जितना इंटेलिजेंट कैसे बनाएं, तो इंटेलिजेंट कैसे बनाएं उन्होंने पूछा। तो आइंस्टाइन ने कहा कि गिव देम फेरी टेल्स टू रीड, ओके, लोक कथाएं पढ़ाओ उनको। जब उन्होंने कहा कि नहीं, पर आप जितना जीनियस अगर उन्हें बनाना हो तो क्या करना चाहिए, तो इसे उनको और कहानियाँ पढ़ाओ। तो हर काम के लिए वैसे दुनिया में कहानियाँ बहुत जरूरी हैं, इसके लिए तो अनिता जी, मैं चाहता हूँ जल्दी से बता दीजिए, 2 मिनट में चाहता हूँ कि कम से कम 10 बातें तो सामने निकल कर आ जाए। ये फिल्मों में जो जानबूझकर कुछ किया जाता है, उसको कंट्रोवर्सी या कुछ भी कह लीजिए, क्या जानबूझकर किया जाता है या क्या, कैसे? यहाँ से आप जरा विस्तार में बताएं, आप क्या कह रहे हैं? कंट्रोवर्सीज जो होती है, क्रिएट की जाती है, फिर सॉरी बोल दिया जाता है या फिर वापस ले लिया जाता है, उस पर क्या टेक है आपका? मैं ना इनके जैसे अकेले एक कमरे में बैठ के लिखती हूँ। बहुत टाइम लगता है लिखने में, 6 महीने कम से कम, मतलब या 1 साल। ऐसा? फिर उसके बाद आप प्रेप करते हैं, उसके बाद आप पिक्चर बनाते हैं, उसके बाद आप मतलब पिक्चर हेडलाइंस नहीं रिलीज देंगे करते हैं। नहीं, तब ये सब के लिए ना वक्त है, क्योंकि उससे अच्छा मैं लिख लूँगी ना। ओके, एक दिन और यही चाहिए था, सोचने की वजह। ऑडियंस को यही चाहिए था और यही मुझे निकालना था कि क्या आखिर होता है। और मुझे लगता है कि नीरज जी, कुछ अगर कविता हो जाए आपके मन में चल रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ कौतूहल, कुछ कोलाहल जैसे कहते हैं अंदर है शायद, क्योंकि 1 मिनट में अगर कुछ आप सुना दें जनता को। मैं टाइम भी देख रहा हूँ ना, एंकरिंग मॉडरेटर भी हो, और देखो ब्रीफ ये है कि आपको कविता भी देनी है, उस पे हेडलाइन भी निकल जाए तो उस हिसाब से सुनाओ तुम। तो मैं वो हेडलाइन के साथ ही कर देता हूँ। बेसिकली ये कविता थी जो मैंने केबीसी के लिए लिखी थी। केबीसी के लिए? हाँ, ये जिसको बच्चन साहब ने आवाज़ दी थी। बहुत लोगों ने भी बहुत पसंद किया था। बच्चन साहब को सुनाया था कि नहीं आपने? ऑफ कोर्स। तो प्लीज, फिर उन्होंने अपनी आवाज़ में उसको रिकॉर्ड किया था और वो बहुत पॉपुलर भी हुई थी। तो मैं बच्चन साहब की आवाज़ को तो मैच नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं उनका भाव पकड़ने की कोशिश करता हूँ। बहुत अर्दी है और ज़मीन से जुड़ी हुई कविता है, तो मैं सुनाता हूँ इतने समय। इरशाद। तो आप बच्चन साहब को इमेजिन कीजिए, उनकी आवाज़ और भाव मेरा रखिए। सेज, जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्र कठिन है ये, पग पग पे भेदभाव है, रक्त रंजित पाँव है, जन्म से किसी के सर वंश की छाँव है, झूठ के रथ पे सवार डाकुओं का गांव है, किसी के साथ पास है छल कपट, किसी को रूप का वरदान है, ये सोच के मत बैठ जा कि ये विधि का विधान है, ये सोच के मत बैठ जा कि ये विधि का विधान है।
बज रहा मृदंग है ये कहता अंग अंग है कि प्राण अभी शेष है, मान अभी शेष है। उठा ले ज्ञान का धनुष, एक कण भी और कुछ मांग मत भगवान से। ज्ञान की कमान पे लगा दे तू विजय तिलक, काल के कपाल पे लिख दे तू ये गुलाल से कि रोक सकता है कोई तो रोक के दिखा मुझे। हक छीनता आया है जो, अब छीन के बता मुझे, अब छीन के बता मुझे। क्या बात है, जोरदार तालियां। ज्ञान के मंच पे सब एक समान हैं। विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। तो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। क्या बात है, इसमें मैसेज भी है। दमदार तालियां, जोरदार तालियां नहीं, दमदार तालियां। दिव्य प्रकाश दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच का हिस्सा बनने के लिए। सर सत्यव्यास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्विता दत्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम जी, आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, अन्विता दत्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।